था आपका हमारे YouTube चैनल पे। भूगोल के विषय में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम आज हिमालयी नदियां पढ़ रहे थे, तो उसमें सिंधु नदी तंत्र कवर हो गया था। अब आज हम चलेंगे गंगा नदी तंत्र की ओर, ठीक है। तो अच्छा, पिछली क्लास में हमने बताया सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब बता रहा था मैं, तो एक चीज मैंने नहीं बताया था, ठीक है। एक सिंधु नदी समझौता हुआ था, ठीक है। सिंधु जल विवाद, ठीक है। सिंधु सिंधु जल समझौता, ठीक है। सिंधु जल समझौता हुआ था सन 1960 में, ठीक है। 1960 में एक समझौता हुआ था, जो सिंधु जल विवाद था, सिंधु नदी जो जल विवाद था उसको समझाने को, उसके निपटारे के लिए एक जो विवाद हो रहा था उसका समझौता किया गया। सिंधु जल समझौता जिसे कहते हैं 1960 में हुआ था। उसमें ये क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि जो पश्चिम की नदियां हैं, कैसे नदियों का क्रम क्या क्या था पश्चिम से पूरब की ओर, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये था ना, ये क्रम था पश्चिम से पूरब की ओर। ये सिंधु नदी तंत्र का जो सिंधु नदी तंत्र है, इसमें ये पश्चिम से पूरब की ओर ये क्रम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो जो जो पूरब की तीन नदियां हैं, ठीक है, मतलब पश्चिम की ये वाली नदियां, इनका 20% जल भारत यूज करेगा और 80% जल जो है कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान यूज करेगा। और ये वाली शेष तीन नदियां रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% यूज भारत करेगा। इन नदियों के जल का 80% यूज भारत करेगा और 20% यूज पाकिस्तान करेगा, ठीक है। ये समझौता हुआ था। जैसे केवल खेती के लिए ही जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं जिनका प्रयोग, जो जल होता है जिनके प्रयोग में आता है, ठीक है। जैसे कि जल विद्युत परियोजनाएं बनाना, ठीक है। जल विद्युत परियोजना मतलब जो करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वह जल से भी बनाई जाती है, ठीक है। और जल विद्युत परियोजना हो गया, खेती, ठीक है। कई सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल से बनाने, जल से निर्मित, जल से चलने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये सिंधु जल समझौता हुआ था जिसमें कि पश्चिम की जो तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा। और जो पीछे की तीन नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जल कौन यूज करेगा, इनका 80% जल जो है भारत यूज करेगा और 20% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। हाँ, ये मैंने बताया था, ये सिंधु जल समझौता हो गया। अच्छा, एक चीज हमने और बताई थी कि जो व्यास नदी है यह रोहतांग दर्रे से निकलकर भारत से ही निकलती है और भारत में ही सतलज नदी से मिल जाती है। व्यास नदी भारत से ही निकलती है और कहा पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, कपूरथला में, कपूरथला के पास एक हरिके नामक स्थान, कपूरथला के पास एक हरिके नामक स्थान है, हरिके, हरिके नामक स्थान पर यह नदी कौन सी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यास नदी कहां पर, व्यास नदी पंजाब के कपूरथला के पास एक हरिके नामक स्थान है, वहां पर यह नदी व्यास, यह नदी सतलज से मिल जाती है। सतलज सभी चार नदियों का जल लेकर के सिंधु से जाकर मिलती है कहां, मिठानकोट में, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र क्या है बताइए। गंगा नदी तंत्र मतलब सबसे बड़ा अगर कोई नदी तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जल को ले जाकर के, सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाला अगर कोई नदी तंत्र है, सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाला अगर कोई नदी तंत्र है भारत में, तो वह गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। तमाम सारी नदियां दाएं तट से बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां इसमें भी, ठीक है। उसमें भी जो बताया था मैंने, आप लोग कवर कर लीजिएगा। श्योक श्रृंगार वगैरह जो बता रहे थे, श्योक नदी, है ना, जास्कर नदी, सिगार नदी, है ना, और कई सारी नदियां उसमें बताई थी मैंने, तो उसे कवर कर लीजिएगा आप लोग और जरूर याद रहे, ठीक है। कुर्रम नदी, गोमल नदी, काबुल नदी, है ना, कहाँ से, दाहिने तट से है कि बाएं तट से सिंधु से मिलती हैं, तो उसे जरूर कवर कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए रोजाना, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में।
तो गंगा नदी अपने आप में एक प्रमुख नदी है, ठीक है, गंगा नदी प्रमुख नदी है और गंगा नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी गंगा ही है, ठीक है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, पश्चिमी तट से मतलब बाएं क्षेत्र से, गंगा से मिलने वाली बाएं तरफ से जो नदियां हैं उनका क्रम मैंने लिखा हुआ है, कौन कौन सी, तो रामगंगा और फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, है ना। तो ये नदियां हैं जो गंगा के दाहिने तट से। भाई दाहिने तट क्या हुआ, कोई चीज है जैसे कि ऐसे मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ऐसे, तो इसका दाहिना तट यही तो होगा, दाहिना तट यही हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा तट हो जाएगा, ये बायां तट हो जाएगा, ये कौन सा तट हो जाएगा, बायां तट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नदियां दाहिने और बाएं तट है, ठीक है, जानकारी हो गई होगी। तो अब हम देखेंगे गंगा जल ग्रहण करने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की, ठीक है। और गंगा नदी गंगा नदी जो है दो देशों में प्रवाहित होती है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी का प्रवाह दो देशों में है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, वहां की मुद्रा क्या है आप लोग को बताना है, ठीक है। हाँ, तो ये नदी जो है दो देशों में प्रवाहित होती है, एक तो भारत, एक तो दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। अब हम भारत में देखेंगे तो भारत में कहां से निकलती है, तो हम जानते हैं कि गंगा नदी का निर्माण जो है भागीरथी और अलकनंदा, गंगा नदी कैसे मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा के मेल से देवप्रयाग में, जहां पर देवप्रयाग वह स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर के आपस में मिलती हैं और फिर वहां से गंगा नदी गंगा कहलाती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा की शाखाएं जब आपस में मिलती हैं तो या फिर देवप्रयाग नाम के स्थान पर गंगा कहलाती है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कवर करिएगा मेरे साथ, जैसे देखिए लिखा हुआ है, जैसे आप लोग कवर करिएगा कि ये धारा है, ये भागीरथी है, क्या भागीरथी है, ठीक है। और ये जो शाखा है ये एक तो धौली गंगा, ये मान लीजिए ये शाखा कहलाई कौन सी, ये शाखा है धौली गंगा और ये शाखा कहलाएगी विष्णु गंगा, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये संपूर्ण शाखा जो पूरी ये लाइन चली जा रही, इसे टोटली क्या, ये पूरी अलकनंदा शाखा है। ये जो लाइन जो मैंने ऐसे बनाई है, कैसे, ये बनाई है मैंने, ये सॉरी जो मैंने ये बनाया है, ये है ना, ये बनाया है मैंने यहाँ पे ऐसे, ये पूरी शाखा इसकी कहलाती है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है धौली गंगा और ये विष्णु गंगा, पहले देखेंगे कि ये जो भागीरथी है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल करके प्रवाहित होती है ना। और इधर से एक उत्तराखंड में ही बंदरपुछ नामक स्थान से एक नदी है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। यह सतोपथ ग्लेशियर से, उत्तराखंड में ही ग्लेशियर है, उसका नाम सतोपथ। प्रश्न पूछ लिया जाएगा अलकनंदा नदी कौन से ग्लेशियर से निकली है, तो बताएं, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से, और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में ही, है ना। उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ये धौली गंगा हो गई, इस तरफ विष्णु गंगा, और यहां पर आकर के आपस में मिल जाती हैं दोनों धाराएं। यह स्थान कहलाता है विष्णु प्रयाग, कौन सा, विष्णु प्रयाग, है ना। अब यहां से एक नदी आती हुई बहती है इधर आते हुए, इसमें मिल जाती है अलकनंदा में। यह नदी कहलाती है पिंडार, एक पिंडार नदी जब बहते हुए आती है और अलकनंदा में मिल जाती है तो यह स्थान कहलाता है कर्णप्रयाग। कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी कहां मिलती है, कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है ना।
अब एक नदी यहां बहती हुई आती है, इसका नाम है धौली गंगा हो गया, विष्णु गंगा हो गया, पिंडार नदी हो गया, रुद्रप्रयाग। अच्छा, जहां पर पिंडार नदी बहती हुई आती है उस स्थान को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। वेरी गुड। अब यह एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? एक नदी है, सॉरी अभी बताएंगे इसका नाम, ठीक है। फिर विष्णुप्रयाग का नाम पता चल गया। विष्णुप्रयाग कैसे? धौली गंगा और विष्णु गंगा के मेल से विष्णुप्रयाग, और अलकनंदा और पिंडार नदी के मेल से कर्णप्रयाग, और गंगोत्री और सीधा अलकनंदा के मेल से क्या? देवप्रयाग, है ना। पूछेगा प्रश्न में कि कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? कर्णप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है? तो पिंडार नदी और भागीरथी नदी। पूछेगा कि विष्णुप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का मेल कहां पर है? विष्णुप्रयाग में। फिर पूछेगा कि देवप्रयाग किन दो नदियों का मिलन स्थल है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन स्थल है देवप्रयाग। फिर यहां से ये नदी गंगा कहलाने लगती है। फिर यहां से ये नदी गंगा कहलाने लगती है, ठीक है, वेरी गुड। अब गंगा नदी जो है, गंगा नदी जब निकलती है उत्तराखंड से तो सबसे पहले मैदानी भाग हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र है जहां मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर देश के 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और एक शाखा भारत में छूट जाती है जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। ये नदी जो है ऐसे निकलकर ऐसे 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 निकलकर इसकी एक शाखा, ये तो बांग्लादेश चली गई, एक शाखा यहां छूट जाती है, ठीक है। इसे हम हुगली कहते हैं। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर ही है, ठीक है। तो 5 राज्यों में, 5 राज्य कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं, आप लोग नोट करिएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं बताइए। ऐसे पांच राज्य कौन से हैं जहां पर पहला हो जाएगा उत्तराखंड से निकलती ही है ना, उत्तराखंड से निकलती है, वेरी गुड। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, है ना। फिर कहां? बिहार। ये क्रम है, आप लोग क्रम नोट करिएगा, ठीक है। फिर चौथा है झारखंड, फिर 5वां वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और शेष एक शाखा जो है हुगली नदी के रूप में भारत में ही रह जाती है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। और एक नदी है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी, ठीक है। एक नदी है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए, मतलब भ्रंश घाटी में बहते हुए छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में काटते हुए एक नदी है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में काटते हुए अपनी नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। यह नदी का हुगली नदी में मिल जाती है सजा करके, ठीक है। फिर हुगली नदी इस नदी का जल लेकर के अपने साथ नीचे बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है जाकर के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित में होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है, 28 जनपद से यूपी में, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, 28 जनपद से होकर के प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियों में से
सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि दाहिनी तट से आकर के मिलती है, जो कि गंगा के दाहिने तट से आकर के मिलती है ना, ऐसे, ठीक है, दाहिने तट से आकर के मिलती है। हाँ? ये ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है, गंगा के दाहिने तट से आकर के मिलती। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। लंबाई कितनी बताई थी उस दिन मैंने? 1385 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 1385 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई, ठीक है। और गंगा नदी जब अपना जल, भाई मैंने क्या बताया, गंगा नदी देश के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, और यह नदी जब बांग्लादेश में प्रवाहित होने से पूर्व, बांग्लादेश में जाने से पहले, यह नदी अपनी एक शाखा पश्चिम बंगाल में छोड़ जाती है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब ये हुगली नदी जो है ऐसे बहती, दक्षिण की ओर बहते हुए अपना दामोदर नदी का जल लेकर के पश्चिम बंगाल में चली जाती ना, ओ बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल में चली जाती, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण भी करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे? गंगा नदी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई डेल्टा है तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई है तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, जो नए छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा भी जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर अपने साथ मिट्टी, चट्टान काट कर जब बहा कर लेकर आती है ना, तो जहां पर ढाल तीव्र होता है वहां पर तो बहुत तेजी से बहा कर लेकर आती है, लेकिन जब जैसे जैसे ढाल मंद हो जाता है, समतल सपाट मैदान आ जाता है उसके बहाव में, तब वह नदी जो अपने साथ मिट्टी काट कर लेकर आती, चट्टानों को काट कर लेकर आती है, जलोढ़ निक्षेप जो लेकर के आती है, वह जलोढ़ निक्षेप अपने रास्ते में बिछा देती है, ठीक है, जिससे कि जो जलोढ़ निक्षेप होता है वो अपने मार्ग में बिछा देती है, और वही जलोढ़ निक्षेप अपने ही द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से अपना रास्ता वह अवरुद्ध कर लेती है, मतलब अपना रास्ता बंद कर देती है, जिससे कि नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, कई वितरिकाओं में बट जाती है। वितरिका मतलब कि कोई नदी धारा जो एक से अधिक भागों में, एक से ज्यादा भागों में इधर उधर मुड़ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं वितरिका। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी निकलती है तो वह अपने साथ अवसाद, गाद, बालू, मिट्टी, रेत, चट्टान, जलोढ़ निक्षेप जो लाती है, वह अपने मार्ग में चूंकि ढाल कम हो जाता है, भाई पर्वतीय क्षेत्र में तो ढाल बहुत रहता है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आती है नदियां तो ढाल कम होने के कारण इनका प्रवाह ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे कि अपने द्वारा ही लाए गए जलोढ़ निक्षेप से अपना रास्ता अवरुद्ध कर लेती हैं, जिस कारण से इनको मार्ग बदलना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे नदियां क्या करती हैं, जैसे ये है, ये नदी आ रही है, ठीक है, अब यहाँ क्या, यहाँ तमाम सारी मिट्टी, चट्टान, रेत जो है यहाँ इकट्ठा कर दिया जलोढ़ निक्षेप ला करके, तो नदी इधर घूम गई, फिर और इकट्ठा कर दिया, नदी उधर घूम गई, नदी इधर घूम गई, नदी इधर घूम गई, नदी इधर घूम गई, नदी इधर से बहने लगी, है ना। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र होता है, ये डेल्टा कहने लगता है। ये डेल्टा ऐसे आकार इसका हो जाता है ना, इसका आकार कैसे हो जाता है, इसका आकार ऐसे हो जाता है, ऐसे डेल्टा आकार में ना, इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसलिए इसको हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। ये डेल्टा का निर्माण कर देती है, ठीक है, कई वितरिकाओं में, कई शाखाओं में नदी बट जाने के कारण यह नदी डेल्टा का निर्माण कर देती है, और जहां पर यह जिस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है वह क्षेत्र समुद्र की ओर ज्यादा फैलाव लेता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई नदी आ रही है, ये मान लीजिए समंदर है, ये समंदर है, मान लीजिए ये समुद्र है ना, और ये नदी है, तो यहां पर क्या अपने साथ मिट्टी जब बहा कर लेकर आएगी तो ये ऐसे आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करेगी ना, मिट्टी अपने साथ, मिट्टी, रेत, बालू, चट्टान, अवसाद, गाद, जलोढ़ निक्षेप जो लेकर के आती है, वह
आगे बहाने का प्रयास करती है, आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जब लंबे वर्षों तक चलेगी तो यह क्षेत्र जो होगा यह समुद्र की ओर ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां आप देखेंगे कि डेल्टा क्षेत्र है, जहां जहां डेल्टा का निर्माण हुआ है वह क्षेत्र समुद्र की ओर ज्यादा फैले हुए हैं, समुद्र की ओर ज्यादा उनका विस्तार है। ठीक है, चाहे यह गंगा नदी हो, चाहे यहाँ पर कृष्णा नदी हो, गोदावरी आंध्र प्रदेश के पास देखेंगे गोदावरी नदी क्षेत्र जो है, कृष्णा नदी क्षेत्र जो है डेल्टाई क्षेत्र हो गया, और जो भी नदियां हैं, ठीक है, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, इनका क्षेत्र समुद्र की ओर, आप लोग मैप देखिएगा जरूर खुद से, अगर मैप में देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है समुद्र की ओर ज्यादा ढकेला हुआ है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, पूर्वी घाट में जो भी नदियां बहती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट में सभी, जो पूर्वी घाट में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं सभी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अच्छा, तो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ठीक है, और इसी डेल्टा को हम सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। ऑप्शन में सुंदरबन डेल्टा भी आ सकता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और यह डेल्टा चूंकि बांग्लादेश में भी इसका विस्तार है, लेकिन बांग्लादेश भारत में है नहीं। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ही मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, कैसूरिना, और चूंकि सुंदरी वृक्ष की ये सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, बहुतायत रूप में पाए जाते हैं सुंदरी नामक वृक्ष। क्या? सुंदरी नामक वृक्ष जो है जिस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं। कैसूरिना, कैसूरिना, कैसूरिना सुंदरी नामक वृक्ष, और मैंग्रोव, मैंग्रोवा, 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 कैसूरिना और सुंदरी नामक वनस्पतियों की यहां अधिकता है, बहुलता है। ठीक है, इन वनस्पतियों की, कैसूरिना, सुंदरी और मैंग्रोवा नामक वनस्पतियों की बहुलता है, इसलिए से हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। जो यहाँ पे वृक्ष, जो यहाँ वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पतियां कहते हैं। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइडल होते हैं, मतलब ज्वारी, छारी, लवड़ी। ठीक है, मतलब कि अच्छा, जैसे जब समुद्र है, समुद्र का काम क्या है? समुद्र का काम यह है कि 24 घंटे में 2 बार यहां पर क्या आती है? 24 घंटे में इसमें 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। तो जब ज्वार आता है, जब ज्वार आता है तो तटीय क्षेत्र, जो ये कोलकाता वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र जो देख पा रहे हैं आप लोग, तो जो तटीय क्षेत्र होता है समुद्र से सटा हुआ, ज्वार के समय उस क्षेत्र में क्या होता है? पानी भर जाता है। कहां? जो तटीय क्षेत्र होता है उस भूमि पर पानी भर जाता है काफी ऊंचाई तक, जिससे कि वहां जो वनस्पतियां उगती हैं वह क्षारी होती हैं। क्षारी का मतलब साल्टेड, नमकीन। ठीक है, खारी। तो ये वनस्पतियां कैसी होती हैं? खारी होती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे होते हैं? खारी होते हैं, क्षारी होते हैं। ठीक है, और ज्यादा जंगली जो होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं, इनकी लकड़ियां, जो पौधे होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ही मजबूत। अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूटेगी भी नहीं लकड़ी। ठीक है, इतनी कठोर लकड़ी इसकी होती है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट की विशेषता और है कि जब, चूंकि पानी हमेशा क्या, पानी हमेशा भरा रहता है भाई, प्रवाह हुआ, ज्वार आया, पानी ऊपर तक हो गया, तो क्या हुआ? कोई क्षेत्र अगर लंबे समय तक मान लीजिए कि समुद्र वाले क्षेत्र में रहेगा तो समुद्र की स्थिति कैसे, समुद्र का पानी कैसा है? खारा है, तो उसकी वनस्पतियां, उसकी छाल जो है, मैंग्रोव वनों की जो छाल होती है ये हमेशा खारी, नमकीन होती है। ठीक है, छारी होती है। ठीक है, मैंग्रोव वनों की, आप लोग नोट, जो बोल रहा हूं उसे नोट करते रहिए। ठीक है, मैंग्रोव वनों की
वनस्पतियां, मैंग्रोव वनों की जो छाल होती है, जो छारी होती है, साल्टेड होती है, वेरी गुड। और जो इनके पौधे होते हैं, मान लीजिए जैसे पानी की, मान लीजिए कि ये भूभाग है, ठीक है, और यहाँ पानी भर गया, मान लीजिए ये तटीय क्षेत्र है, पानी यहाँ जो है भर गया है, तो मान लीजिए क्षेत्र, ठीक है, जी ठीक है। ये क्षेत्र मान लीजिए पानी भर गया, तो इसमें एक विशेषता इसकी और है कि जो जो जड़ें हैं इनकी, जड़ों में खुत्ती पाई जाती है। खुत्ती मतलब क्या, जैसे जड़ें ऐसे आती हैं और ऐसे यहाँ पे निकली हुई होती हैं, ऐसे इस क्षेत्र में, ठीक है। तो थोड़ा सा चलने के लिए, इसमें गमन करने के लिए बहुत कठिन होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इनकी जड़ें निकली हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे इनकी जड़ें जो है निकली हुई होती है। इनकी जड़ें जो है ऐसे निकली हुई होती हैं, ये खुथियां निकली हुई होती हैं, जिन पे चल पाना काफी कठिन होता है, ठीक है। जैसे अरहर की खेत आप लोग देखते हैं, जब कट जाते हैं तो क्या होता है कि नीचे, जैसे ठूठी कहते हैं, ठीक है, तो खुत्थी इसे कह सकते हैं, तो उस पर चल पाना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र में क्या होता है कि जड़ों द्वारा खुत्थियां भी निकली हुई होती हैं, जिनमें कि गमन कर पाना, चल पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, सामान्य भूमि की अपेक्षा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया सुंदरबन का जो वनस्पतियों वाला क्षेत्र है, ये ठीक है। सुंदरबन की जो वनस्पतियों वाला क्षेत्र है, यह इस प्रकार से, ठीक है। इनके वन बता दी मैंने, कैसे पौधे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, टूटने में टूटते नहीं है, लंबाई कम होती है, और प्रवृत्ति कैसी होती है, खारी मतलब क्षारी होती है, साल्टेड होती है, नमकीन होती है, और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वन जो है भारत में मुख्यतया पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि भारत में नहीं है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे स्थान पर गुजरात में, सेकंड रैंक पे गुजरात, गुजरात में दूसरा नंबर है मैंग्रोव वनों का, ठीक है। तीसरा नंबर कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट रैंक है इसकी। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, सेकंड गुजरात, और थर्ड आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी वाला डेल्टाई क्षेत्र है, गोदावरी वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मैंग्रोव वनों के बारे में, ठीक है। क्या हो गया, ये मैंग्रोव वन के बारे में, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि मैंग्रोव वन हो गया, हाँ, वनस्पति आप लोग जान ही गए ना, सुंदरबन डेल्टा कहते ही हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, हाँ। ये नदी एक है, ये तो जान ही रहे होंगे, तिब्बत क्षेत्र से निकल कर आती है और यहाँ दिहांग राज्य का निर्माण करते हुए यह नदी इधर अरुणाचल प्रदेश, असम में होते हुए यह नदी चली जाती है, कहाँ, बांग्लादेश में। हाँ, हम देखेंगे कि जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी, सॉरी, गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पहले अपनी एक शाखा नदी की भारत में छोड़कर जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम कहते हैं हुगली नदी, ठीक है। तो जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है तो गंगा का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं, यहां बांग्लादेश लिखे दे रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है, टका। हाँ, तो जब यह नदी, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे हम पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद भी इसका नाम क्या रहता है, पद्मा ही रहता है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद भी इस नदी का नाम क्या रहता है, पद्मा रहता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद भी इस नदी का नाम पद्मा ही रहता है।
फिर जब इसकी शाखा आगे की ओर और बढ़ती है तो यहां से एक नदी पूर्वी भारत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है मेघना, मेघना नदी। ठीक है, मेघना नदी। तो मणिपुर से एक यहां मणिपुर लिख दीजिए। ठीक है, मणिपुर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मेघना। मेघना नदी के मणिपुर से निकलने के बाद जब नदी गंगा से मिलती है तो संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना नदी। आगे जब बहेगी तो मेघना नाम से बहेगी। कौन से नाम से? मेघना नाम से। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश की तो इसका नाम क्या हो गया? पद्मा हो गया। ब्रह्मपुत्र से, ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद भी इस नदी का नाम पद्मा ही था। फिर जब पूर्वोत्तर भारत से एक नदी निकल कर आई जिसे हम कहते हैं मेघना नदी, मेघना नदी जब गंगा से मिलती, पद्मा से मिलती है, मेघना नदी जब पद्मा से मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना नदी। गंगा नदी की सबसे अंतिम शाखा जो है मेघना कहलाती है। ठीक है, अंतिम नाम क्या है इसका? मेघना, जो कि मेघना नदी के मिलने से ही इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो पद्मा से जब मेघना मिलती है तो इसकी शाखा संयुक्त रूप से मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, ये जो नदी पश्चिम बंगाल में, इस नदी को भागीरथी भी कहते हैं, कहेंगे भागीरथी भी लिखा रहता है। पश्चिम बंगाल में जो शाखा छूट के जो मेन नदी होती है जो बांग्लादेश में चली गई है, इसको भागीरथी कहते हैं। जो मुख्य नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की जो मुख्य नदी है उसको भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो भागीरथी नदी कहां चली जाती है? बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद भी संयुक्त धारा का नाम पद्मा ही रहता है। उसके बाद जब पद्मा उत्तर पूर्व से बहती हुई नदी जो आती है पश्चिम की ओर, यह नदी जब पद्मा से मिलती है तो मेघना कहलाती है। अच्छा, ठीक है, यह नदी जब यहां से निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, इसका नाम है सांगपो। क्या? तिब्बत में से क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग नदी कहते हैं। क्या? दिहांग भी कहते हैं। और जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी। दिख रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत की ओर से बहते हुए आती है तो वो तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश असम जैसे क्षेत्रों में बहती है उसका नाम दिहांग होता है। दिहांग नदी, दिहांग राज्य का यहाँ निर्माण भी करती है। ठीक है, और जब यह नदी बांग्लादेश में आकर के प्रवाहित होने लगती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? जमुना नदी। ठीक है, ये हो गया जमुना नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि अब देखेंगे थोड़ा सा, अब हम देखेंगे कि ठीक है, इसे इरेज की दे रहे है ना, हम इरेज की दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम बताना ये है कि जो, हाँ, तो अब ये बताना कि अब सहायक नदियों के बारे में हम आते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी। तो गंगा नदी की पहले हम देखते हैं कि दाहिने तट से आकर के मिलने वाली, गंगा से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दाहिने तट से यहां लिखे दे रहे हैं, दाहिने तट से या फिर प्रायद्वीपीय, भाई हमने दो भागों, सुविधा के लिए दो भागों में बांटा था, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली जो नदियां है ना। एक सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक, पहले यहां सहायक लिख देते हैं, सहायक नदियां गंगा की। ठीक है, यहां गंगा लिखे दे रहे हैं। तो एक तो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां, एंड सेकंड कौन सा है? दूसरा है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। दो नदियां सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए हमने बनाई थी। तो प्रायद्वीपीय जो भारत का, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, इसमें एक पठार है, इसे कहते हैं मालवा का पठार। कौन सा?
मालवा का पठार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो मालवा के पठार से 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, ये मालवा के पठार से, ये नदियां कहां से निकली हैं? मालवा के पठार से। ये नदियां मालवा के पठार से निकल करके गंगा, क्योंकि मुख्य नदी गंगा है, गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये नदी गंगा नदी में डायरेक्टली अपना जल न मिला करके ये नदी जमुना में मिल जाती है। ठीक है, और जमुना किसमें मिल जाती है? गंगा में। तो ये गंगा की सहायक नदियां, लेकिन डायरेक्टली गंगा से ये नदी ना मिलकर के पहले यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो दाहिने तट से मिलकर, दाहिने तट से गंगा में मिलने वाली नदी, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये कहां से निकलती हैं? मालवा के पठार से निकलती हैं। चंबल नदी मैंने कहां बताया था? इटावा के पास। चंबल नदी इटावा के पास जो है किससे मिलती है? यमुना से। ये नदियां किससे मिलेंगी? सारी नदियां यमुना से पहले अपना जल यमुना को दे देंगे, यमुना ले जाकर के प्रयागराज के पास यमुना नदी जो है, यमुना एकमात्र ये दाहिने तट से गंगा नदी की दाहिनी तरफ से मिलकर, गंगा नदी की दाहिनी तरफ से मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, बाकी सभी हिमालयी नदियां बाएं तट से, आप लोग देख पा रहे होंगे, बाकी सभी हिमालयी नदियां बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिने तट से आकर के गंगा से मिल रही है। ठीक है, तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां जो हैं ये मालवा के पठार से निकल रही हैं और सभी नदियां जाकर के यमुना से मिल जा रही हैं। ठीक है, इटावा के पास मिलती है चंबल नदी यमुना से, है ना। उसके बाद शेष 2 नदियां और हैं दाहिनी तरफ से मिलने वाली, जो प्रायद्वीपीय भारत की ही हैं। एक का नाम है टोन्स और दूसरे का नाम है सोन नदी। टोन्स और सोन नदी। तो टोन्स नदी गंगा से प्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, टोन्स नदी गंगा से प्रयाग में मिल जाती है। और सोन नदी जो कि महाकाल पहाड़ी के, सोन नदी, ये सोन नदी है, सोन नदी जो है महाकाल पहाड़ी से, महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी से निकलती है। महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से ये नदी निकलती है और पटना के पास, बिहार के पटना के पास, पटना के समीप ही, बिहार के पटना के पहले ही गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। कहां से निकलती है? महाकाल पहाड़ियों की अमरकंटक चोटी से। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, है ना। अब हम देखेंगे कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं, या फिर बाएं तट से मिलकर हिमालयी नदियां या बाएं तरफ से आकर गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां। मैंने सहायक नदियों के बारे में ही बताया, मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, तो बाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कवर करेंगे। कौन कौन सी? बाएं तट से एकमात्र हिमालयी नदी ऐसी है जो, जिसका नाम है यमुना। ठीक है, अच्छा दाहिने तट हम पढ़ा रहे थे, दाहिने तट में एक नदी मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी भी दाहिने तट से आकर के मिलती है। ठीक है, यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी है जो कि गंगा की दाहिने तट से आकर के मिलती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है हिमालयी नदी जो गंगा की दाहिने तट से आकर के मिलती है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक, सबसे प्रमुख सहायक नदी किसकी है?
यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है और यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड में बंदरपुछ के पास यमुनोत्री हिमानी से, कहां से? यमुनोत्री हिमानी से या यमुनोत्री ग्लेशियर से, हाँ ग्लेशियर भी लिखे दे रहे हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है बंदरपुछ के पास, उत्तराखंड के, यहाँ उत्तराखंड लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बंदरपुछ के पास जो है यमुनोत्री हिमानी ग्लेशियर से निकलती है और दाहिनी तरफ से आकर के मिल जाती है किसमें? गंगा से। ठीक है, कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है, संगम जहां है वहां पर। और यमुना नदी के विषय में और कुछ है? यमुना दाहिनी तरफ, ठीक है, शेष नदियां जो प्रायद्वीप में, जो मालवा के पठार से निकलने वाली जो भी नदियां हैं सभी किसमें मिलती हैं जाकर के? यमुना से ही मिलती हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ कोई एक शहर बताइए। दिल्ली शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? बताइए, आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बिठूर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? कन्नौज शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? कानपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गाजीपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? ठीक है, और जैसे कि लखनऊ के शहर किस नदी किनारे बसा, आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर। तो ये यमुना हो गई। यमुना, अच्छा हाँ, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। ठीक है, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसे नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी यमुना से लंबी है, यमुना नदी गोदावरी से छोटी है। ठीक है, यमुना नदी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो कि यमुना से छोटी है। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि, ठीक है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, गोदावरी नदी बड़ी है, लंबी है, किससे? यमुना से। ठीक है, अच्छा ये हो गया, यमुना के बारे में इतनी जानकारी हो गई, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि एक नदी है, इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। अब बाएं तट की नदियां देखिए, हिमालयी नदियां हैं जो बाएं तरफ से आकर के गंगा की सहायक के रूप में बनती हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से आकर के गंगा से मिलती हैं। ठीक है, उन नदियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बाएं तरफ से आकर गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला हम नोट कर लेते हैं, पहला कौन सा लिखा हुआ है? ये पहली नदी है, कौन सी? ये पहली नदी कौन सी है? सॉरी, एक तो है रामगंगा। ज्यादा बन गए क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे इरेज कर दे रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए रामगंगा नदी, एक है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। दूसरी कौन सी है? दूसरी गोमती नदी, गोमती नदी। तीसरी घाघरा नदी। चौथी गंडक नदी, गंडक नदी। पांचवा कोसी नदी, पांचवा कोसी नदी। छठी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। ये रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी विशेष रूप से ये नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, अच्छा गोमती नदी, गोमती नदी जो है, गोमती नदी भी, गोमती नदी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो पर्वतीय क्षेत्र से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से जिसका उद्गम होता है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम पर्वतीय क्षेत्र से ना होकर के मैदानी क्षेत्र से होता है? तो वह कौन सी नदी है? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी जो है, गोमती नदी का उद्गम
गोमती नदी का उद्गम पर्वतीय क्षेत्र से ना होकर जनपद पीलीभीत के पास फुलहर झील से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोमती नदी का उद्गम पर्वतीय क्षेत्र से ना होकर के जनपद पीलीभीत के पास फुलहर झील से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ, कहां पर? फुलहर झील से। कौन से जनपद में? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी घाघरा, रामगंगा और गोमती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। घाघरा का जब कभी आप गोंडा जाइएगा, गोंडा वाले रूट पे जाएंगे तो आप लोग घाघरा देख पाएंगे, कितनी चौड़ी घाघरा नदी है। ठीक है, कितनी चौड़ी घाघरा नदी है। ये भी नेपाल से ही निकली हुई नदी है। ठीक है, हिमालयी नदी ही है और बहुत विनाशकारी नदी है। ठीक है, एकदम जब भी बारिश का मौसम हो, एक बार आप लोग देखिए किस तरह से प्रवाह पुल जो है ऐसे छूता रहता है। ठीक है, नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि पुल से टच हुआ करता है। कभी जाइएगा तो देखिएगा। ठीक है, तो रामगंगा, घाघरा, गोमती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और ये गंगा में जाकर के गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, गंडक नदी मुख्य रूप से गंडक नदी बिहार में प्रवाहित होती है। कहां? गंडक और कोसी नदी। ठीक है, गंडक नदी और कोसी नदी जो है बिहार में प्रवाहित होती है। गंडक और कोसी नदी मुख्य रूप से बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, गंडक नदी मुख्य रूप से बिहार में प्रवाहित होती है। गंडक नदी मुख्य रूप से बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, गंडक नदी मुख्य रूप से बिहार में प्रवाहित होती है और कोसी नदी जो है बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पर, कोसी नदी जो है बिहार एंड वेस्ट बंगाल की सीमा पर। ठीक है, ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी? बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नदी अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है। मतलब अब जैसे मान लीजिए नदी जो है नेपाल से निकल रही है, कोसी नदी। ठीक है, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है, अपने साथ बालू, मिट्टी, रेत, जलोढ़ निक्षेप ला रही है। ला करके जैसे ही बिहार चूंकि मैदानी क्षेत्र है और जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो ढाल मंद हो जाएगा, नदी का ढाल मंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र मैदानी है। तो अपने द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाती है वह अपने मार्ग में जमा कर देती है और स्वयं के द्वारा लाए गए निक्षेप जो अपने मार्ग में जमा कर देगी जलोढ़, तो फिर वह इधर उधर भागेगी। जैसे सामने नदी आ रही, कोई अपना जलोढ़ जो लाई अपने सामने डाल दी, उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया तो नदी दाहिनी ओर घूम गई। फिर जब इधर घूम गई तो अपना जलोढ़ इधर डालने लगी, फिर रास्ता इधर बदल ली। तो बिहार में क्या होता है, किसी रात में लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से खाट पर लेटे हुए हैं, देखिए बाढ़ आ गई। बाढ़ कैसे आती है? ऐसे ही जब इधर उधर रास्ता नदी बदलने लगती है अचानक से, तो सुबह देखते हैं एकदम पूरा क्षेत्र सैलाब जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि नदियों ने क्या किया, अपना रास्ता अवरुद्ध कर, अपना रास्ता मोड़ दिया इधर उधर ना। तो सबसे ज्यादा बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी अगर कोई है तो कोसी नदी। कौन सी? कोसी। इसलिए से हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, नदियां अपने द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से ही अपना रास्ता अवरुद्ध कर लेती हैं, जिससे कि यह अपना मार्ग बदल देती है। ठीक है, अपना मार्ग इनको बदलना पड़ जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नदी अगर कोई है बिहार में तो कोसी। ठीक है, एक नदी और है महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा नदी एक है
महानंदा नदी, जो वेस्ट बंगाल के, यहां डब्ल्यू भी लिखे दे रहा है, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक नदी है, उस नदी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, पश्चिम बंगाल के यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम महानंदा नदी। यह सबसे गंगा की सहायक नदियों में से सबसे पूर्वी नदी और सबसे अंतिम नदी। महानंदा नदी गंगा की सहायक नदियों में से सबसे पूर्वी व सबसे अंतिम नदी है, जो बाएं तट से आकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, इसके बाद कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, गंगा से मिलने वाली। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है ना। और जब यह नदी कोसी बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने ही द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेती है, जिससे कि यह इसको दिशा बदलना दिशा बदलना मजबूर हो जाता है। ठीक है, इस नदी जो नदी है यह अपनी दिशा बदलने में मजबूर हो जाती है। ठीक है, जिस कारण से बिहार में काफी यह नदी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, काफी क्षतिग्रस्त कर देती है वहां के दैनिक जीवन को। ठीक है, तो इसलिए इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को। किसको? आप लोग बताइएगा, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में लगभग जानकारी कवर कर चुके हैं। शेष जो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम कल बताएंगे। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो, कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिए, जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आगे अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।